प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट पीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फ़याज़ खालिद और आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो हैं एडवोकेट पुलकित प्रकाश। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। पुलकित प्रकाश सर एडवोकेट ही नहीं बल्कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हैं और इनका एक डिफरेंट तजुर्बा रहा एज ए इन हाउस काउंसिल, उसके बाद एज ए लिटिगेशन के फील्ड में जब आए, उसके बाद एओआर के बाद का एक तजुर्बा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम थोड़ा हाइलाइट्स करेंगे, बट साथ ही साथ हम आज जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है डेफामेशन से रिलेटेड। डेफामेशन के बारे में हम जानेंगे ये क्या होता है, इस आम ज़ुबान में इसका क्या मतलब है और ये कितने टाइप का होता है, इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से इसके बारे में डिस्कस किया गया है या हाइलाइट्स किए गए इस चीज़ को, और फिर समाज में डेफामेशन किस लेवल पे फैला हुआ। हम समाज से जुड़े हुए मुद्दों पे चाहेंगे कि इनसे डिस्कस करें और कुछ एग्जांपल्स के साथ भी सर हम चाहेंगे कि इस पे थोड़ी सी बात हो जाए ताकि लोगों को कुछ समझ में आ सके। और हमारे डिस्कशन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ओपन है और जिसमें हम जनरली क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बातों से एक समाज में हो रहे इश्यूज़ पे हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर पाए। तो सर मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन से पहले थोड़ा ऑडियंस आपके बारे में जाने, तो आप अपने बारे में बताएं सर। बताने लायक कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि मेरा नाम पुलकित प्रकाश है और नेशनल लॉ स्कूल पटना का पास आउट हूँ। 2013 में पढ़ाई पूरी की थी। जैसा सर ने बताया 2013-14 मैंने एज एन इन हाउस काउंसिल काम किया था ट्रेडिंग लिमिटेड में और उनसे एनओसी लेने के बाद फिर मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया बार काउंसिलिंग के लिए 2014 में। उसके बाद थोड़े समय मैंने प्रज्ञान सर के साथ काम किया एज ए जूनियर काउंसिल। उस वक्त वो स्टैंडिंग काउंसिल हुआ करती थी स्टेट ऑफ मिजोरम की। 15 के लास्ट में मैंने अपनी खुद की लॉ फर्म खोली जिसका नाम डी हो गया। वी हैव 2 ऑफिसेस, एक दिल्ली में एक बैंगलोर में। और 2023 में लाइक यू सेड अप्रैल 2023 में मेरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम हो गया, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन गया। थोड़ी बहुत पढ़ाई डिग्री की वो वगैरह वर्क भी की है जिसके कारण आपने मुझे यहाँ बुला लिया है। चाहे वो मेडिकल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ हो, फॉरेस्ट लॉ हो, मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स हों, आर्बिट्रेशन के सब्जेक्ट मैटर्स हों, आईपीआर के सब्जेक्ट मैटर्स हों, ऐसे थोड़े छोटे छोटे केसेस लिए हैं जिसके कारण आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का और प्लस इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आए उससे पहले जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डेफामेशन। जी डेफामेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो मानहानि, जी मानहानि से रिलेटेड हम आज बात करने जा रहे हैं। मानहानि किस तरह से होती है, इसका क्या स्कोप है, और किसी ने मानहानि कर दिया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और या इंडियन लॉज में इसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसी पे आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये डेफामेशन को इंडियन लॉ में किस तरह से ब्रीफ किया गया है, क्या मतलब बनता है। देखिए डिफॉर्मेशन जो है सो इन सेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। जी डिफॉर्मेशन जो है सो एक्चुअली में 2 अलग-अलग पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक सिविल डिफॉर्मेशन है, एक क्रिमिनल डिफॉर्मेशन है। सिविल डिफॉर्मेशन जो है सो लॉ ऑफ टॉर्ट से आता है। लॉ ऑफ टॉर्ट मोस्टली जो है सो रिटन नहीं है, वो प्रैक्टिसेस और अपने जो तजुर्बे होते हैं, जो कस्टम्स में या फिर जो प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू जनरेट किए जाते हैं। तो सिविल डिफॉर्मेशन होता है। सिविल डिफॉर्मेशन में आप मॉनेटरी गेन के लिए या फिर एक कॉम्पनसेशन के लिए सूट दाखिल करते हैं, ये कहते हुए कि मेरी मानहानि हो गई है, मेरी इज्जत चली गई है और मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, मेरा रेपुटेशन इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि उसके लिए मुझे कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। रही बात कोडिफाइड लॉ की, तो कोडिफाइड लॉ पहले आईपीसी में सेक्शन 499 और 500 था, जो अब बीएनएस में बदल के अभी एग्जैक्ट सेक्शन तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ मोर और लेस जो क्रिमिनल डिफॉर्मेशन जो सेक्शन 499 और सेक्शन 500 में लिखा हुआ था आईपीसी के, उसी को दोहराया गया है बीएनएस में। थोड़ा सा उसका एम्बिट बड़ा कर दिया गया है जहाँ सोशल मीडिया कंटेक्स्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो जब कोई मैटर ऐसा होता है जहाँ पे मानहानि के सिचुएशन कुछ इस तरीके के हैं कि वो कुछ ऐसा डैमेज कर जाए आपके कैरेक्टर को कि आप उसको दोबारा कभी रिबिल्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो आप क्रिमिनल डिफॉर्मेशन सूट भी
ला सकते हैं कहते हुए कि माई लाइफ इज़ रूड ऑल टुगेदर। तो लोग क्रिमिनल डिफेमेशन सूट लाते हैं, कुछ सिविल डिफेमेशन सूट भी लाते हैं। अच्छा, तो सर जैसे आर्टिकल 19 का क्लाउज़ 1 है, हाँ, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करती है। जी बिल्कुल। अगर हम डेफामेशन की बात करते हैं, तो इस हाँ, डेफामेशन को कैसे इंटरसेक्ट किया गया है इसके अंदर? सी 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है सो सिटीज़न्स ऑफ इंडिया को दिए गए, जी। ठीक है? और दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग व्हिच इज़ प्रेज़ेंट ऑन दिस अर्थ। सिर्फ़ 2 ही लॉ हैं जिनको नॉर्मली हर किसी को एंटायर वर्ल्ड अक्रॉस दिया गया है, वो है अपना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 इज़ राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लाइफ़। हुँ, तो इवन इफ कि आप इंडियन सिटीज़न हैं, चाहे नहीं हैं, आपको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में आपको जो सेफगार्ड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जी। जब हम आर्टिकल 19(1)(a) की बात करते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिटीज़न्स ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हुँ, हुँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको अपनी बात रखने का हुँ, पूरा अधिकार है। आप अपनी बात रखने से आपको किसी भी तरीके से मंच पर से हटाया नहीं जा सकता। अपनी बात रखने से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। अपनी बात रखने से आपको रोका नहीं जा सकता। आपका एक ओपिनियन है तो आप वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉजिकल फैलेसीज़ से डिनोट कर सकते हैं वगैरह, वगैरह। बट जब आप किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं या कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर उसके पीछे कोई सत्यता नहीं है, कोई ट्रुथफुलनेस नहीं है, हुँ, हुँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे वो उस बात को बैक किया जा सके कि ये हुँ, बात जो कही जा रही है वो सही है, ठीक है? उसको डिफमेशन कहते हैं। जब किसी भी बात में मलीश हो, किसी भी बात में झूठ हो, किसी भी बात में सच ना हो या फिर सच में मिलावट हो। 100 बातें बोली गई हैं उसमें से 90 बात तो सच है लेकिन 10 बात झूठी हैं। तो वो डिफमेशन की कैटेगरी में आ जाएगी और तब वहाँ पे एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात होने लगती है कि ये नहीं होना चाहिए। वरना इससे बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो एक मानहानि की बात होगी, लेकिन अगर आप सोसाइटी को किसी तरीके से आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें तो उससे एक अनार्की भी क्रिएट हो सकती है। इसमें मोटिव और इंटेंशन का कुछ रोल है? मोटिव और इंटेंशन का बिल्कुल रोल है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में जैसा मैंने बताया कि क्रिमिनल डिफमेशन की फ़ाइल भी आती है। तो सारी क्रिमिनल लॉ में बिना मोटिव के, बिना इंटेंशन के क्राइम आपको एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता है। एक्टस रिया और मेंस रिया 2 टेक्निकल टर्म हैं लॉ के। एक्टस रिया का मतलब होता है कि आपने वो कर दिया है और मेंस रिया का मतलब होता है कि आप जब वो कर रहे थे तो वो आपके दिमाग में वो गलत करने का ही दिमाग था कि मैं उसको गलत तरीके से या गलत ही करूँगा, ठीक है? तो मेरे दिमाग में एक फितूर था, गलत करना है, वो फितूर को मैंने एग्ज़ीक्यूट कर दिया, जिसको मैं एक्टस रिया कहता हूँ। तो जब तक मोटिव नहीं होगा, इंटेंशन नहीं होगा और उस पे एक्शन नहीं होगा, ठीक है? तब तक वो क्रिमिनल डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको आज की जनरेशन जिस तरह से लेकर चल रही है, एब्सोल्यूट राइट मानकर चल रही है इसको, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच को अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच मान के चल रही है। तो और इसमें एक डेफामेशन की भी एक कोई कैटेगरी इंटरसेक्ट हो रही है। आपको क्या लगता है कि समाज में इस टॉपिक पे डिबेट होना कितना इम्पोर्टेंट है? समाज का तो नहीं कह सकता कि समाज में इस टॉपिक पे डिबेट होना कितना इम्पोर्टेंट है या कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज़ डेंजरस। जी। जब आपको आधी जानकारी होती है तो वो आधी जानकारी हमेशा आपको नुकसान ही पहुँचाती है। जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये भी देखना चाहिए कि आपके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंश्राइन किए गए हैं। ये बात अलग है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जाता है और फंडामेंटल राइट्स आपके किसी भी तरीके से हैम्पर होते तो आप केसेस ला सकते हैं। पर जितने ज़िम्मेदार आप हैं देश के प्रति, उतना ही देश आपके लिए ज़िम्मेदार है। देश अगर आपके साथ कुछ गलत करता है या देश में सोसाइटी आपके साथ कुछ गलत करती है तो आप भले कोर्ट जाते हैं और कोर्ट किसी भी तरीके से आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि राइट। वो उनकी ड्यूटी है। जी। लेकिन उसी तरीके से आपकी भी ड्यूटी है कि हम देश और सोसाइटी में एक जो सामंजस्य है या फिर एक जो स्थिरता है उसको बनाए रखें
इसीलिए वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी गई हैं। तो जब आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे कि ये मेरा काम है और ये मेरा अधिकार है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप सिर्फ़ ये कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है लेकिन काम जाए बाहर में या चूल्हे में, तो वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। जी, तो सर जैसे डिफ़ॉर्मेशन की बात सिविल में और क्रिमिनल में हम करते हैं कि समाज में अगर आपसे कुछ हो जाता है तो एक डिफ़ॉर्मेशन का मामला बनता है। जी, लेकिन वहीं पे एक क्रिमिनल मामला भी डिफ़ॉर्मेशन का होता है। जी। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन कैसे है और क्या कोर चीज़ है जो इस चीज़ को अलग बनाती है? क्रिमिनल की कैटेगरी में कब फ़ॉल हो जाता है? अ, अभी थोड़ी देर पहले आपकी पॉडकास्ट में ही बताया, क्रिमिनल बेसिकली लोग तब लेके आते हैं जब उनको ये लगता है कि उनका रेपुटेशन जो है सो मिट्टी में मिल गया। जी। अब वो दोबारा कभी राइज़ अप नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। क्योंकि वो अब दोबारा कभी राइज़ अप नहीं कर पाएँगे। उनका करियर, उनका जो सोशल स्टेटस था, स्ट्रैटा था, सोसाइटी में जो इज़्ज़त थी, वो सब खत्म हो गई है। परमानेंट डैमेज। परमानेंट डैमेज हो गई है। तो लोग क्रिमिनल डिफेमेशन सूट लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा, थोड़े समय पहले हमने बहुत हाइलाइटेड केस था जब एक लेडी थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए ट्रैफ़िक सिग्नल को मैनेज करने की कोशिश की थी और एक हमारा सरदार था, जिसको उन्होंने ये डिफ़ेम कर दिया था कि वो उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज कर रहा है, फिर बाद में उसके ऊपर केस करके वो कनाडा चली गई। जी। तो वो बंदा जो हमारा सरदार था, वो पूरी ज़िंदगी उसकी नौकरी चली गई, उसकी शादी टूट गई, उसको लोग दिल्ली का दरिंदा और ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। अरविंद अर्नब गोस्वामी हों या उस वक़्त मीडिया जितने में भी जितने मीडिया भी थे, हाँ। मीडिया के लोग थे, उन लोग उसने उसको पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। तो वैसी अगर कोई सिचुएशन है तो ऑब्वियसली क्रिमिनल डिफेमेशन ही सूट बनेगा, हुँ, क्योंकि हुँ। अब वो बंदा कहीं का नहीं रहा। उसके साथ कोई भी संबंध नहीं जोड़ना चाहेगा। लेकिन सिविल डिफेमेशन सूट क्या है? सिविल डिफेमेशन सूट ये है कि मैं आपके खिलाफ झूठ बोल रहा हूँ और वो झूठ मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आप मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। तो मैं एक मेंटली एक प्रोसेस को मैंने फ़ॉलो किया है या फिर मैंने एक मेंटल ट्रॉमा फेस किया है, तो मैं उसके अगेंस्ट आपके पास आ रहा हूँ, आपके खिलाफ आ रहा हूँ कि तुम्हारे कारण मुझे मेंटल ट्रॉमा हुआ है, तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ है, तो यू शुड कॉम्पेंसेट मी। हुँ। ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज़ आए हैं, हाँ, पीएनएस, जिसके अंदर डेफामेशन का मेंशन है, हाँ। तो ये सर आपको क्या लगता है उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्सटेंड की हैं या एज़ इट इज़ है? सिर्फ़ एक ही चीज़ बढ़ाई है और वो है सोशल मीडिया को भी कवर कर लिया है। अगर हुँ। आपको सोशल मीडिया पे भी किसी भी तरीके से डिफ़ेम करने की कोशिश की जा रही है, तो अब वो भी क्रिमिनल लॉ के एम्बिट में है, नए वाले लॉ से। अदरवाइज़ बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो सेम टू सेम पुराने लॉ जैसी हैं। पहले भी 2 साल की पनिशमेंट थी, अब भी 2 साल की पनिशमेंट है। पहले भी वो बेलेबल ऑफ़ेंस थी, अब भी बेलेबल ऑफ़ेंस है। पहले भी वो नॉन कॉग्निजेबल थी, अब भी नॉन कॉग्निजेबल है। इट मीन्स ओनली सोशल मीडिया कंटेंट कवर हाँ, किया गया है हाँ। ताकि उस पे जो हो रहे मामले हैं उसको भी डेफामेशन क्रिमिनल डेफामेशन की कैटेगरी में लाया जा सके। करेक्ट, करेक्ट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 19 क्लाउज़ 2 के अंदर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। आपको क्या लगता है कि ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस वैलिड है या फिर कहीं न कहीं फ्रीडम को कन्फ़ाइन करने की कोशिश की जा रही है? हमारे घर में हमेशा कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, अच्छा, ठीक है? खाते हैं तो इतना भी मत खा लो कि जी। अपच हो जाए, ठीक है? सोना है तो इतना भी मत सो जाओ कि तबीयत ही खराब हो जाए। जाग रहे हैं तो इतना भी मत जागो कि तबीयत बिगड़ जाए। तो किसी भी चीज़ का जो एक्सेस ऑफ एनीथिंग, जो इंग्लिश में एक टर्म है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लिए सब कुछ चाहें और दूसरे को बर्बाद कर दें, ऐसा नहीं होता। आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी ज़िंदगी को जिए, अच्छे तरीके से जिए, उसका नाम है फ्रीडम। टू लिव एंड टू लेट लिव, जियो और जीने दो। जी, ये है फ्रीडम का मतलब। ये नहीं कि मैं जीऊँगा बाकी बर्बाद हो जाए, जी, वैसा नहीं होता। तो मेरे समझ से जब रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, तो उसका बेसिक मतलब यही है कि हम भी जिएँ और तुम भी जियो। जी। ये नहीं कि सिर्फ़ हम जिएँ और तुम मत जियो। तो उस हिसाब से रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इज़ ओके। अब उस पे किसी को पॉलिटिक्स करना है तो वो उसका कॉल है, मैं कुछ कह एग्ज़ैक्टली। नहीं सकता। तो जब हम ये देखते हैं अगर हम थोड़ा-सा हाइलाइटेड मैटर्स को देखते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे
हाँ, सोच कर देखें कि हाँ। कुछ लोग या कुछ लीडर्स हुँ, क्रिमिनल डेफामेशन का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सप्रेस करने, डिसेंट सप करने के लिए बिल्कुल कुछ, करते हैं, तो बिल्कुल इसको करते हैं। मतलब एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्रिमिनल डेफामेशन को लोग टूल ही बना के यूज़ कर रहे हैं या इसका वाक़ई कुछ इम्पैक्ट है जो जस्टिफिएबल है? बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो 10 ऑन 10 सिर्फ़ मैथमेटिक्स में होता है। जी, मैथमेटिक्स को छोड़ के कहीं भी 10 ऑन 10 नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है? अब अगर 10 लोग हैं जिनके ऊपर डिफ़ेमेशन का केस है, तो 5 उसमें सही भी होंगे और 5 उसमें क्लियरली मोटिवेटेड होंगे कि इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर देनी है। जी, ऐसा इसको कोर्ट के चक्कर में दौड़ाना है या ऐसा इसको कोर्ट के गलियारों में घुमाना है कि ये एकदम त्रस्त हो जाए। जी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारे केसेस झूठे ही हैं, हुँ, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे केसेस सच्चे ही हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ केस लाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। क्या उसने सचमुच में वो चीज़ फ़ेस की है, जिसके अगेंस्ट वो केस लेके आ रहा है? हुँ, या फिर वो सिर्फ़ एक मोटिवेटेड, एक ऑर्केस्ट्रेटेड होता है ना, नाटकीय तौर पे क्रिएट करके, जानबूझ करके तबाह करने के लिए केस ला रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही देख सकता है, वही बता सकता है। और इसीलिए हमारे कोर्ट में एविडेंस की वैल्यू होती है, जी। कि सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि केस आया, एडमिट किया, सुना और उसके बाद हुँ, पनिशमेंट बिल्कुल। दे दिया। आपको वो प्रूफ़ करना होता है थ्रू एविडेंसेस, कि तुमने जो केस ब्रिंग अप किया है, तुम जो केस मेरे पास लेके आए हो, उसकी सैंक्टिटी क्या है? अगर कोई सैंक्टिटी नहीं है तो सामने वाला जाएगा, ही इज़ फ्री टू गो बैक टू हिज़ वर्ल्ड विद ऑल द रेपुटेशन। और अगर सैंक्टिटी है, तो जो उसने गलत किया उसकी सज़ा उसको मिलेगी। तो सर कुछ लैंडमार्क केसेस जो काफ़ी हाइलाइटेड हुए हैं, हुँ। उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए ऐसा? ज़्यादा केसेस मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये एक नॉर्मल जो सब जुडिस है हाँ, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। नॉर्मल कन्वर्सेशन है जी। और हमारी आम जनता को ये सब्जेक्ट समझाना है। तो मैं एक केस के बारे में बताऊँगा, जो हमारे दिवंगत अरुण जेटली साहब ने हुँ, अरविंद अग्रवाल के खिलाफ किया था। अच्छा। जब अरविंद अग्रवाल ने उनको दिल्ली के क्रिकेट एसोसिएशन टीम में पैसे के गबन के केस में और दूसरी चीज़ों के बारे में बताते हुए उनके ऊपर एक लांछन लगाया था कि ये इन्होंने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के साथ बेईमानी की है, शैतानी की है हुँ, वगैरह-वगैरह। और अरविंद केजरीवाल जी ने राम जेठमलानी साहब को एज़ अ काउंसिल एंगेज किया था अरुण जेटली साहब के खिलाफ। अरुण जेटली साहब वो केस लड़ रहे थे। अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल जी जो हैं सो आउट ऑफ कोर्ट जा कर के उस मैटर को सेटल कर लिया और उन्होंने माफ़ी माँगी कि उन्होंने जो बोला था, वो गलत बोला था। तो वो एक सिविल डिफेमेशन सूट था जो अरुण जेटली लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ़ उनको बेइज़्ज़त करने की कोशिश की जा रही है, उनको रूइन करने की कोशिश नहीं की जा हुँ, रही है। अगर उनको रूइन करने की कोशिश की जा रही होती या फिर उनको फ़ील होता कि उनको रूइन करने की कोशिश की जा रही है, तो ऑब्वियसली वो क्रिमिनल डिफेमेशन सूट लेके आते। बट चूँकि उनको लगा कि मुझे बेइज़्ज़त करने के लिए ये पूरा डिफेमेशन सूट क्रिएट किया गया है या ऐसी बातें कही गई, तो उन्होंने सिविल डिफेमेशन सूट ब्रिंग अप किया कोर्ट में। सिमिलरली दूसरा केस जो बहुत ज़्यादा मीडिया में हाइलाइटेड रहा है, जो अभी फ़िलहाल सब जुडिस है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर ऑर्डर प्रोनाउंस किया है और उनको डिफेम मोदी कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए, और जिसके कारण उनकी सदस्यता भी चली गई थी लोकसभा की। और अभी फ़िलहाल चूँकि वो सब जुडिस है तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन हाँ, जब लोअर जुडिशरी ने उसमें ऑर्डर पास किया था तो उन्होंने यह कह के ऑर्डर पास किया कि पूरी की पूरी मोदी कम्युनिटी को, एक ऐसी जाति को या ऐसी सोसाइटी को जो मोदी सरनेम यूज़ करती है, जी। ठीक है, उसको बदनाम करने, मोदी चोर है, ऐसा करके बोलना मतलब इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग टू डू। हुँ, ठीक है, आपका एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आपका एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर है, आप उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, आप उसको इंडिविजुअली कुछ बोलिए या फिर लॉजिकली जो भी बोल सकते हैं, जो एक पैरामीटर्स लीगल पैरामीटर्स के अंदर है। लेकिन एक सरनेम यूज़ करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना इज़ नॉट द करेक्ट थिंग टू डू। तो उसी के बेसिस पे लोअर जुडिशरी ने ऑर्डर दिया था, जो फिलहाल सब जुडिस है। हुँ, तो मेरे समझ से ये 2 केस मेरे समझ से एक
रेलेवेंट केस होंगे डिफॉर्मेशन समझाने के लिए। ठीक है सर, तो जिस तरह से डिजिटल एज का हम कह लें कि डेवलपमेंट और राइज हुआ जिस तरह से, और वहीं पे साथ ही साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि डिफामेशन का भी एक बूम हुआ, जी एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिए। जी। तो इस चीज़ को, इस चीज़ से लॉ कैसे शेप हुआ जब डिजिटल एज का इस तरह से बूम होना, फिर उसमें डेफामेशन के मामले का इंक्रीज़ होना, तो आपको लगता है कि लॉ कुछ चेंजेस हुए या कुछ शेप हुआ या कुछ, चूँकि न्यू लॉज़ चूँकि लास्ट ईयर ही उसको लॉन्च किया गया प्रॉपर 2023 वाला जो क्रिमिनल लॉज़ है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि डिजिटल एज को हम गिन लेते हैं तो जनरली 2000 के बाद की ही एज को हम मान लेते हैं जी डिजिटल एज में फॉलो, और 2010 के बाद से तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। तो इन दौरान विद इन 20 और 22 इयर्स कुछ लॉ में चेंजेस आए इस तरह के? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉ में तो कोई ख़ास चेंज नहीं आया, पर मैं अगर अपनी जनता को और आपकी जनता को अगर थोड़ा समझाना चाहूँ तो लॉ के पर्सपेक्टिव से समझा सकता हूँ कि एक थ्योरी होती है पिजन होल थ्योरी। जी। पिजन होल थ्योरी नॉर्मली टॉट में पढ़ाई जाती है और टॉट के सब्जेक्ट मैटर में होता है कि जितनी पिजन होंगे उतने होल होंगे, उस होल के हिसाब से सब पिजन अपने अपने होल में चले जाएंगे। बेसिकली पिजन होल थ्योरी के पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी बात के लिए लॉ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब वो गलत नहीं है। इसका मतलब वो गलत नहीं है। अगर लॉ लिखा गया है तो वो सही और गलत का मापदंड तय कर सकते हैं। अगर लॉ लिखा ही नहीं गया है तो सही और गलत का मापदंड तय नहीं हो सकता। यही पिजन होल थ्योरी थी जो टॉट में लिखी गई थी और जो हमें भी पढ़ाई गई, आपको भी पढ़ाई गई। अब जो डिजिटल एरा आया है और डिजिटल एरा में जो सिचुएशंस चल रहे हैं, कोई सा भी नोटिफिकेशन या कोई भी क्लैरिफिकेशन सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल या स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं हुआ था। जी। ये पहली बार बीएनएस में ही हुआ है जब सोशल मीडिया को भी कवर कर लिया गया है 2024 के एक्ट से। सो अब चूँकि ये लॉ ही नया है, इसकी यूजेबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, तो वो आने वाला समय बताएगा कि हम कितने सक्सेसफुल रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कवर करने में इस लॉ के अंदर। फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो वही है कि पुराने लॉ में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नहीं यूज़ किए गए थे या नहीं डिफ़ाइन किया गया था। तो सिर्फ एविडेंसरी वैल्यू के पर्सपेक्टिव से सारे ट्वीट्स या पोस्ट इन सबको प्रिंट आउट लेकर के फाइल में लगाया जाता था। उसके ऊपर सेक्शन 65 बी का सर्टिफिकेट लगाया जाता था, जो अब सेक्शन 63 हो गया है भारतीय साक्ष्य नियम के हिसाब से, ये कहते हुए कि जो प्रिंट मैंने लगाए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के वो सही हैं, ट्रुथ हैं, जेन्यून है, मैंने इसको मॉफ नहीं किया है, मैंने इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं है, वगैरह वगैरह। सो समय बताएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितने बेहतरीन तरीके से बीएनएस ने कवर किया है, जैसे जैसे प्रेसिडेंट्स आते जाएंगे। आज जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ट्वीट्स वायरल होते हैं, कोई फोटोग्राफ्स या कमेंट्स वायरल होते हैं, तो कोर्ट के ऊपर किस तरह का चैलेंज है कि इस तरह के मैटर को किस तरह से टेकअप किया जाता है डेफामेशन के अंदर, और कितना चैलेंज है इसके लिए? ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि हर वायरल वीडियो या हर वायरल ट्रेंड जो है सो कोर्ट में नहीं है, सब जुडिस। तो जब वो कोर्ट में सब जुडिस नहीं है तो उस पर बस सिर्फ मॉरल पुलिसिंग या मॉरल लेक्चर हो सकता है कि सही था या गलत था। अनलेस एंड अनटिल भी वो सब्जेक्ट मैटर कोर्ट में जाए और सब्जेक्ट मैटर ऑफ एविडेंस बन जाए और वहाँ पे इस मैटर को हेयर आउट किया जाए कि वो सही है, गलत है, कैसा नहीं है, तो ही तय किया जा सकता है कि कोर्ट के ऊपर कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर नहीं है। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अच्छे से याद है जब फरहान अख्तर साहब ने अपना एक कॉल आउट किया था, उन्होंने सीएए के अगेंस्ट उन्होंने जब कॉल आउट किया था और मीडिया जब उनसे पूछ रही थी कि आपने ये कॉल आउट क्यों किया है, लोगों को क्यों इकट्ठा किया है, और फरहान अख्तर साहब उसके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे थे कि मैं किस चीज़ के प्रोटेस्ट के लिए मैंने लोगों को कॉल आउट किया है। अब उन्होंने कॉल आउट तो किया, एक थॉट प्रोसेस से ही कॉल आउट किया, पर क्या वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, वो तभी डिसाइड हो सकता है जब फरहान अख्तर साहब के खिलाफ कोई कोर्ट चला जाता। जी। जब कोई कोर्ट गया ही नहीं
तो वो सिर्फ़ इतनी बात सी हो गई कि फरहान अख्तर साहब ने लोगों को इकट्ठा तो किया, पर उनको पता नहीं था कि उन्होंने लोगों को क्यों इकट्ठा किया है। जिस बात के लिए इकट्ठा किया वो सही था, गलत था, क्या था? तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि जुडिशरी के ऊपर कितना प्रेशर है। ये जो आज के टाइम पे डिजिटल जर्नलिज्म चल रही है, हाँ, इसका किस हद तक आपको लगता है कि मिसयूज़ हो रहा है डेफामेशन लॉ को लेकर के? मुझसे अगर पर्सनल ओपिनियन लीजिएगा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा ये रहा है कि जितने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म हो सकते हैं एक डेमोक्रेसी में, उतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म होने चाहिए। उन प्लेटफ़ॉर्म से जितनी सारी बातें हो सकती हैं, उतनी सारी बातें होनी चाहिए। क्योंकि जब तक बातें नहीं होंगी, तब तक सही और गलत का ना अनुमान लगेगा, ना उसकी जानकारी जाएगी, ना लोग उसके बारे में जागरूक हो पाएँगे। जब कोई प्लेटफ़ॉर्म या कोई मीडिया चैनल या कोई सोशल मीडिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है एक इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट होता है कि चलो हर आदमी टीवी बैठ के नहीं देख रहा है, लेकिन वो फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, ट्वीट्स पढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तो उसको उससे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा ये भी हो रहा है देश में या दुनिया में या मेरे शहर में या मेरे राज्य में वगैरह वगैरह करके। जो देखने वाली बात ये होती है कि जिस भी पोडियम से या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से उस बात को कही जा रही है, फिर चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी उसका ओनर है, वो एक करेक्ट और बिल्कुल ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन फ्लोट करे। उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए उस प्लेटफ़ॉर्म के ओनर की ज़िम्मेदारी बनती है, उस चैनल के ओनर की ज़िम्मेदारी बनती है। अदरवाइज़ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मैं या मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरे समझ से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं और भी होने चाहिए। जितने हैं उनकी उनमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म होंगे, सच का सामना आना उतना ही आसान होगा। क्योंकि फिर अगर आप किसी को बंद भी करना चाहते हो या किसी को किसी इन्फॉर्मेशन को दबाना भी चाहते हो, तो वो आप नहीं एक आदमी को गिरफ्तार करोगे, 10 आदमी को गिरफ्तार करोगे, 1000 आदमी को नहीं गिरफ्तार कर सकते आप। 1000 आदमी को आपने गिरफ्तार कर लिया तो खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा एक ऐसी बात है जिसको छिपाने के लिए 1000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सर ये कोर्ट प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं जर्नलिस्ट को या एक्टिविस्ट को, जो लोग फ्री स्पीच देते हैं, डिबेट में रहते हैं, ऐसे लोगों को फिर क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? हाँ, सो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जर्नलिज़्म के लिए भी जर्नलिस्ट के लिए अलग से लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में एक लॉ लिखा गया है, जहाँ पे आपको रजिस्टर कराना होता है एज़ अ जर्नलिस्ट। आप वन्स एक जर्नलिस्ट के तौर पे रजिस्टर हो जाते हैं, तो आपका जो मूवमेंट होता है जर्नलिज़्म के दायरे बैनर में आ के जाता है। दायरे में आ जाता है, तो फिर आपके लिए मूवमेंट आसान हो जाता है, इंडिया लेवल पे भी, इंडिया के बाहर लेवल पे भी। दूसरी चीज़ जो है, वो है आर्टिकल 19(1) है, व्हिच इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो दिया गया तो इंडियन सिटीज़न्स को है, लेकिन जितने भी जर्नलिस्ट प्लेटफ़ॉर्म हैं या जर्नलिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसी को यूज़ करते हैं, जी। ताकि वो उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे फ्लोट कर सके, बता सके कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। उसके पीछे वो उनका तर्क ये होता है, जो कि कोर्ट ने भी माना है, कि हर आदमी अपनी बात नहीं रख सकता। तो आपको एक संगठित समाज में एक संगठित संस्था की ज़रूरत होती है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फ्लोट की जाए, क्योंकि हर आदमी बोल नहीं सकता, हर आदमी सही नहीं बोल सकता। किसी को हिंदी आती होगी, किसी को मराठी आती होगी, किसी को इंग्लिश आती होगी, वगैरह वगैरह। पर कोई एक आदमी उन सब के लिए खड़ा होकर के बोल सकता है, समझा सकता है और सिलसिलेवार से प्रेज़ेंट कर सकता है चीज़ों को कि ये चीज़ ऐसे है। वही काम जो होता है वो एक जर्नलिस्ट का होता है और उसको बहुत ढंग से अ, बहुत सारे कानूनों में, कानून कह रहे हैं, बहुत सारे जजमेंट्स में कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है और मेरे समझ से फ़िलहाल वो बिल्कुल सही है। एक बिल ज़रूर अभी पेंडिंग है पार्लियामेंट में, जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को भी वो सैंक्शन कर सके। पर चूँकि अभी वो कानून बन के नहीं आया है, बन जाएगा उसके बाद उसका किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो देखने वाली बात होगी। तो ही हम और आप मिलके एक टिप्पणी कर पाएँगे कि भैया जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर थे, उनके काम में अब कितना इम्पैक्ट आया इस लॉ के आने के बाद। बट चूँकि अभी लॉ नहीं आया है, तो इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग। तो अभी प्रेजेंटली डेफामेशन को लेके लोगों में क्या मिसकंसेप्शन है?
दो मिसकंसेप्शन है मेजर। एक तो आपने खुद ही ब्रीफ कर दिया कि लोगों को लगता है कि मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम के अंदर कवर्ड हूँ, तो मैं जो भी बोलूँ जैसा भी बोलूँ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा ही आएगा, मुझे कोई बोलने से नहीं रोक सकता। जी। तो वो एक ऐसी बात है जो आपने ऑलरेडी, हमने और आपने अभी अभी कवर कर लिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो है डिफॉर्मेशन वर्सेस सेडिशन। सेडिशन। जी। तो डिफॉर्मेशन कहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है और सेडिशन कहाँ से शुरू होता है, उसके पीछे भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न लोगों में बना रहता है और लोग ये कहते हैं बार-बार कि फलाने को उठा लिया इसलिए उठा लिया क्योंकि वो भारत के खिलाफ बोल रहा था या मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा था या बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था, ये वो ऐसा वैसा। जबकि ये अगर बहुत क्लियरली लॉ में देखा जाए तो डिफॉर्मेशन, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है, इज मोर और लेस मानहानि, जिसको हिंदी में कहते हैं मानहानि, मेरी इज्जत चली गई, वही डिफॉर्मेशन है। जबकि सेडिशन का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो व्यवस्था बनी हुई है, कानूनी तौर पे व्यवस्था बनी हुई है, डेमोक्रेसी क्रिएट की गई, वो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए और मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, मैं वो पावर गेन करूँ। तो जब मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ इस इंटेंशन से कि मैं उसकी पोजीशन पे जाके बैठ जाना चाहता हूँ, एक पावर को होल्ड करना चाहता हूँ, एक सिस्टम को हटा देना चाहता हूँ, तभी वो पूरा डिस्कशन या कम्युनिकेशन या वो स्पीच जो है सो सेडिशन की कैटेगरी में फॉल करेगी। इसमें दो कैटेगरी आ जाती है। हाँ। एक तो कैटेगरी है कि जो प्रेजेंट व्यवस्था है, गवर्नेंस सिस्टम है, हाँ। उस गवर्नेंस सिस्टम के अंदर इतना करप्शन है हाँ। कि लोगों को लगता है कि भाई उसको ख़त्म करने के लिए बेहतर है ये रूलिंग व्यवस्था ख़त्म हो। जी। एक तो ये चीज़ हुई। हाँ। अब उसमें अदर लेवल जो ये आता है कि भाई ठीक है, अगर ये करप्ट सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम ख़त्म हो, हाँ। तो फिर कौन सा गवर्नेंस सिस्टम आए? बिल्कुल। तो फिर कोई अपना इम्पोजिशन थ्योरी अगर कोई रूल कर लगाना चाहे या खुद को पॉलिटिकली नॉमिनेट करके सत्ता काबिज करना चाहे, तो उसके लिए फिर सेडिशन की बात आ सकती है। बिल्कुल आएगी। जैसे चारू मजूमदार सर का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। चारू मजूमदार इज अ वेल नोन नक्सलाइट, अब तो नहीं है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके आई थिंक उनके मर गए, अब कैसे मरे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर नक्सलबाड़ी सिस्टम जो था सो उन्हीं के अंतर शुरू हुआ। उन्होंने पूरा एक पेपर लिखा था कि कैसे हमको पहले नाइफ़ यूज़ करना है, फिर हथौड़ा यूज़ करना है, फिर बंदूक यूज़ करना है और किस तरीके से हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंसा के बेसिस पे पावर को पाना है। तो वो जो किताब थी और वो जो थॉट प्रोसेस था वो क्लियरली सेडिशन के अंदर ही फॉल करेगा, क्योंकि वो क्लियरली बता रहा है कि मुझे सत्ता पाना है। अच्छा। और सत्ता को कैसे पाना है वो भी बता रहा है। और उस सत्ता को पाने के पीछे का जो फंडा है वो क्लियरली डेमोंस्ट्रेट कर रहा है कि मेरे को हिंसा करनी पड़ेगी तभी मुझे सत्ता मिलेगी और किसी और तरीके से सत्ता नहीं मिलेगी। मिल सकती जी। लेकिन वैसे जितने भी थॉट प्रोसेस हैं, ठीक है, जहाँ हम बहुत ही क्लियर तरीके से लिख के बता रहे हैं कि ऐसे मेरे को ये चीज़ अचीव कर लेनी है, ठीक है, और वो जो है सो बनी बनाए सिस्टम के बिल्कुल ही विरुद्ध है, तो वो क्लियरली मेरे समझ से सेडिशन के पर्सपेक्टिव में आएगी। पर हाँ, किसी का ये कहना है कि ये सरकार गलत है, ये सरकार गलत कर रही है, या फिर ये करप्शन का पोर्शन है, या इस बात को छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, इस पे बहस होने की ज़रूरत है, इस पे बात होने की ज़रूरत है, इस पे ऑडिट होने की ज़रूरत है, दुनिया के सामने खर्चों का विवरण आने की ज़रूरत है। वो किसी भी तरीके से सेडिशन के पर्सपेक्टिव में नहीं नहीं आता है। जी। क्रिटिक का राइट है, वो बिल्कुल अपना राइट है। डिबेट कर सकते हैं और अगर उसके लिए किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है। या इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का आनंद है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर किस तरह से आज की टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जगह, दूसरी तरफ प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन एक जगह है, हाँ। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है? क्या सजेशन क्या आपका? मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो मन को भाए वही बोलिए। तो ये तो आप सरकार की तरफ से कहेंगे तो नहीं चलेगा। सरकार की तरफ से तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, जब पीयर टू पीयर की बात हो रही है तो जो मन को भाए वही बोलिए। जी। जब सोसाइटी की बात हो रही है तो जो सोसाइटी के लिए सही है वो बोलिए। जी। जब देश की बात हो रही है तो जो देश के लिए सही है वो बोलिए। जब किसी की झूठ को उजागर करना है तो सच का साथ दीजिए। जी। सच बोलिए, और जब भी बोलिए बिना फिजूल के सबूत के मत बोलिए।
आपके पास ठोस सबूत है, प्रमाण है और आप सामने वाले की चोरी को उजागर कर सकते हैं, बोलिए वो बिल्कुल डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जी सर, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है हाँ, कि लॉ स्टूडेंट और जो लॉयर्स हैं, हाँ। उन्हें भी क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब वो बात करते-करते कुछ ऐसे शब्द का यूज़ कर लेते हैं, चाहे कोर्ट रूम ही सही, हुँ। तो या आउटसाइड कोर्ट। अभी कुछ प्रिकॉशंस की बात जहाँ आती है कि डिफामेशन ही नहीं, इवन जनरल एडवाइस में भी आपको कहाँ-कहाँ पे अपने आप को बचना है। और फ्री स्पीच की जहाँ तक बात है आती है, लॉयर्स आर वेल अवेयर, स्टिल कहीं न कहीं लैग कर जाते हैं। तो एक जनरल सजेशंस जो एक आम जनता के लिए भी हो, और एक यंग बच्चे जो सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सजेशंस के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया आपने अच्छा। और इसका जवाब मैं 3-4 तरीके से दे सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि जब हम वकीलों की बात कर रहे हैं, हम अपनी और आपकी और अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो स्क्वेयरली कवर्ड हैं एडवोकेट्स एक्ट में। तो हम लोग जो भी कह रहे होते हैं कोर्ट के सामने वो एडवोकेट्स एक्ट में कवर्ड है। जी, उसके बेसिस पे किसी भी तरीके का डिफेमेशन तो केस नहीं बनाया जा सकता। जी, सो सिमिलरली जज साहब के सामने हम हमेशा इज्जत से ही पेश आते हैं जी। और जज साहब हमारे साथ इज्जत से हम पेश आते हैं। डेकोरेट में डेकोरम मेंटेन मेंटेन करते कर हैं। रहे हैं तो उन सब बातों में भी डिफेमेशन का स्कोप नहीं आता। रही बात की आपसी फ्रेंडलीनेस की बात होती है कलीग्स में, तो हम लोग फ्रेटर्निटी एट द बार हैं, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखें। इनफैक्ट हमारा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल्स है वो भी हमें ये कहता है कि आप आपस में अच्छा कंडक्ट रखिए, जी, अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छा बोलचाल रखिए, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने होते हुए देखा भी होगा। जी, तो एज़ फ़ार एज़ एडवोकेट्स आर कंसर्न्ड वो लोग वेल अवेयर हैं कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो उनको तो मैं कोई सजेशन नहीं देना चाहूँगा। लॉ स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, तो लॉ स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप बाकी बच्चों से थोड़े अलग हैं। हुँ, क्यों अलग हैं? क्योंकि बाकी बच्चे सिर्फ़ पढ़ रहे हैं और अपने-अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं और प्लस एक ऐसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिससे सोसाइटी गवर्न होती है। एग्ज़ैक्टली। तो चूँकि वो सोसाइटी गवर्न ही आपके एक्सपर्टीज़ वाले सब्जेक्ट मैटर से हो रही है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। राइट। आपको एक संयम बरतना ही चाहिए और अपने लेवल पे आप जितना ज़्यादा संयम बरतेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कैरेक्टर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, आपके कलीग्स भी उतने ही ज़्यादा उस चीज़ को लेके सजग रहेंगे और जैसे-जैसे आप अपनी सोसाइटी आपका काम है टॉर्च बियरर बनना, क्योंकि आज आप लॉ स्टूडेंट हैं, कल आप एडवोकेट होंगे। जी, आप ही फ्यूचर के एडवोकेट हैं। तो एज़ अ लॉ स्टूडेंट आप टॉर्च बियरर बनिए, टॉर्च बियरर बन के लोगों को बताइए कि लॉ में क्या सही है, क्या गलत है। तो वो इन जनरल मास तक जाएगा और चीज़ें सुधर ठीक। जाएँगी। ये एक सजेशन मैं लॉ स्टूडेंट्स को दूँगा और जनरल मास को यही कहूँगा कि जब तक किसी बात का आपके पास क्लियर प्रूफ नहीं है, जब तक आप किसी चीज़ को पूर्णतः सत्य साबित नहीं कर सकते, आप उसको बोलने से बचिए। हुँ, अदरवाइज़ वो आपको कभी न कभी किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी तरीके से बहुत हानि पहुँचाएगा। सही। वो आपको कोर्ट भी ला सकता है और फिर कोर्ट के गलियारों में दौड़ना हमारे लिए तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन उनके लिए नहीं अच्छा। यही कहूँगा। चलिए तो सर, इन्हीं सब बातों से जो एक निष्कर्ष निकलता है, उम्मीद है ऑडियंस की समझ में आए होंगी चीज़ें और वो अपने हिसाब से अपने इंटेलेक्ट से चीज़ों का फैसला कर सकती है। हमारा काम था एक डिस्कशन करना, जिससे लोगों को अवेयर करना कि ये क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से लॉ की प्रीव्यू में आती हैं। जी, तो जी। इन्हीं सब बातों के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम शुक्रिया, शुक्रिया।